हेलो एंड वेलकम बच्चों। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी एनसीईआरटी सीरीज़ को जो हम चालू किए थे और इसमें हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 जियोग्राफी। आज है चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन द ट्रॉपिकल एंड द सब ट्रॉपिकल रीजन। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि ह्यूमंस का एनवायरनमेंट के साथ कैसा कैसा इनकाउंटर यानी कि इंटरेक्शन होता है, सामना होता है, ट्रॉपिकल रीजन क्या होते हैं, सब ट्रॉपिकल रीजन क्या होते हैं एंड मैनी मोर इंटरेस्टिंग थिंग्स। चलिए आज आप इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि चैप्टर्स 1 to 5 मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे करा चुका हूँ। वेल एक्सप्लेन्ड है एक वीडियो के अंदर, काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। आप उस वीडियो को देख करके अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको किसी एक वीडियो की लिंक मिल जाएगी जिसके जरिए आप सारी वीडियो देख सकते हैं। एंड हाँ, अगर आप चैनल में जा करके देखेंगे तो आपको सारी वीडियोस लाइन से मिल जाएंगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया तो ज़रूर करें। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन होते क्या हैं, बिकॉज बिना वो जब सब जाने ना अपन को ये नहीं समझ में आएगा कि ये चैप्टर हमसे बोल क्या रहा है। देखिए सबसे पहले ये अर्थ हो गई, एक मैंने बेसिक बनाया है, और बीच में होता है बच्चों इक्वेटर, टॉपिक ऑफ कैंसर, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। देखिए ट्रॉपिकल रीजन का बच्चों मतलब होता है वैसे एरिया जो कि इक्वेटर के आसपास होते हैं, मतलब इक्वेटर के आसपास होंगे। जो बीच वाली लाइन है ना, मतलब बीच वाली लाइन के इधर भी और बीच वाली लाइन के उधर भी। मैं आपको बहुत ही नॉर्मल हिंदी की भाषा में समझा रहा हूँ जिससे आप समझें। जो इक्वेटर की बीच की लाइन का एरिया होता है ना, इक्वेटर के आसपास का एरिया साउथ नॉर्थ में, तो वहाँ पे उसको हम कहते हैं ट्रॉपिकल रीजन्स। अच्छा बच्चों, सब ट्रॉपिकल रीजन क्या कहलाता है? सब ट्रॉपिकल रीजन कहलाता है टॉपिक ऑफ कैंसर एंड टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के साइड का एरिया। रुकिए मैं आपको एक बार और अच्छे से बना के बताता हूँ। देखिए फॉर एग्जांपल ये एक अर्थ है, अर्थ में बीच में होगा इक्वेटर, इक्वेटर के जो ऊपर और इक्वेटर के जो नीचे का एरिया होगा क्योंकि ये कहलाएगा सब ट्रॉपिकल रीजन। एंड इसके नीचे जो टॉपिक ऑफ कैंसर एंड टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन होता है, इसके जो आसपास का एरिया रहेगा वो बच्चों क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा सब ट्रॉपिकल रीजन। चलिए आगे पढ़ते हैं। रेणुका वॉज एक्साइटेड श्रीकांत अंकल वॉज होम आफ्टर अ गैप ऑफ नियरली 4 months। ही वॉज अ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर एंड ट्रैवलर वाइडली। बच्चों देखिए रेणुका नाम की एक बच्ची रहती है, वो काफ़ी एक्साइटेड रहती है क्योंकि उसके अंकल जिनका नाम है श्रीकांत, वो काफ़ी समय के बाद अपने घर आते हैं, करीब करीब 4 महीने के बाद। और वो क्योंकि एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है, मतलब जो जंगली जीवों की क्या करते हैं, पिक्चर्स लेते हैं, उनको कहते हैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर। और वो काफ़ी ज़्यादा ही ट्रैवल करते हैं, देश विदेश में घूमते हैं। रेणुकाज इंटरेस्ट इन वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट बिगिन एट द अर्ली एज। और बच्चों जो रेणुका जो बच्ची रहती है ना, उसका इंटरेस्ट वाइल्ड लाइफ में बहुत ही एक छोटी एज से आ जाता है। व्हेन एन अंकल इंट्रोड्यूस हर टू द बुक्स ऑफ ऑन नेचर, पिक्चर्स ऑफ डिस्टेंस लैंड्स एंड पीपल हु लिव देयर ऑलवेज फैसिनेटिंग हर। अच्छा बच्चों, जब श्रीकांत अंकल रेणुका को नेचर के ऊपर बुक्स दिखाते हैं और कुछ ऐसे लोगों की पिक्चर दिखाते हैं जो वर्ल्ड वाइड अलग अलग देशों के हैं, तो ये रेणुका के लिए एक फैसिनेटिंग चीज़ रहती है, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ रहती है। और ये फोटो जो आपके है ना, ये श्रीकांत अंकल रेणुका को दिखाते हैं और बोलते हैं देखो ये देश विदेश के लोग हैं और ये हमसे कितने अलग हैं। तो रेणुका बोलती है इन दिस पिक्चर रेणुका कैन सी पीपल्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। इस फोटो में रेणुका ये देख सकती थी कि ये फोटो ऐसी फोटो है जिसके अंदर देश मतलब दुनिया के कई देशों के लोग हैं इसमें। ठीक है, आगे देखते हैं। उनमें से कुछ जो हैं वो हैं डेजर्ट एरिया के हो सकते हैं, मतलब इनमें से हो सकता है कोई व्यक्ति ऐसा हो जो डेजर्ट एरिया में रहता है यानी कि रेगिस्तान के एरिया में रहता है। सम फ्रॉम द फ्रोजन लैंड एंड सम फ्रॉम द हॉट वेट रैन फॉरेस्ट। देखिए बच्चों, ये फोटो जब श्रीकांत अंकल ने किसको दिखाई, रेणुका बच्ची को दिखाई, बच्ची को, तब उसको देख कर लगा कि यार इस फोटो में तो कई कई लोग हैं जो हमसे कितने अलग दिख रहे हैं। कुछ हो सकता है कि रेन फॉरेस्ट के हों जो कि काफ़ी दिन भर पानी से ही भरा रहता है, पूरे जीवन भी पानी से भरा रहता है, वेट होता है। ठीक है, कोई लोग हो सकते हैं जो रेगिस्तान में रहते हो, कोई लोग हो सकता है फ्रोजन लैंड जहाँ पे बर्फ़ ही जमी रहती हो वैसे एरिया से। ठीक है, दे लुक सो डिफरेंट फॉर मी ऑब्जर्व्ड रेणुका। रेणुका कहती है ये लोग मुझसे कितने अलग दिख रहे हैं। They may look different, but they share the same basic need of life, food, clothing and shelter, explained श्रीकांत अंकल। देखिए बच्चों, रेणुका जब ये कहती है कि ये लोग मुझसे कितने अलग दिखते हैं, तो श्रीकांत अंकल क्या बोलते हैं कि बेटा भले ही ये अपने से कितने अलग दिख रहे हों, लेकिन जैसी बेसिक नीड हमारे होती है ना, वैसे ही बेसिक नीड लाइफ की इनके लिए होती है, जो कि है फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर, मतलब रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी, कपड़ा और मकान जैसे हमारे लिए असलियत है, वैसे इनके लिए भी वही ही सब कुछ है। एक्सप्लेन श्रीकांत अंकल। श्रीकांत अंकल ये चीज़ बोलते हैं, देयर चिल्ड्रन डू द सेम थिंग एज यू प्रॉब्ली डू, प्ले गेम्स,
quarrel sometimes and then make up। बच्चों देखिए, कह रहे हैं कि इनके बच्चे भी हमारी तरह होते हैं, तुम्हारी तरह होते हैं। जैसे वो कभी कभी गेम खेलते हैं, कभी कभी लड़ते हैं, लेकिन उस चीज़ को मना के सुलझा भी लेते हैं। सिंग, डांस, हेल्प द फैमिलीज विद द वेरियस थिंग्स दैट नीड टू बी डन। और बच्चों ये उसी तरह फैमिलीज़ की मदद करते हैं जैसे हम कई चीज़ों में करते हैं। दे लिव क्लोजर टू नेचर एंड वेरी अर्ली in their life have learned the care of nature. They learn how to catch fish and how to collect material from the forest। बच्चों कह रहे हैं श्रीकांत अंकल से कि ये लोग नेचर के काफ़ी करीब रहते हैं, ये लोग नेचर से काफ़ी प्यार करते हैं और इनको ये भी पता रहता है कि हमको नेचर की केयर करनी चाहिए, बिकॉज नेचर ही हमारे जीवन का आधार होता है। नेचर के बिना हम किसी भी तरह नहीं रह सकते। इन लोगों को काफ़ी छोटे जीवन से मछली पकड़ना आ जाता है और फॉरेस्ट से कैसे हमको मटेरियल कलेक्ट करना है बच्चों, वो भी इनको आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल घर बनाने के लिए लकड़ी है और आग जलाने के लिए लकड़ी, ऐसे ही काफ़ी चीज़ें इनको आती है। आगे देखते हैं लाइफ इन अमेजोन बेसिन। बच्चों अमेजोन बेसिन की बात कर रहा है यहाँ पे। अमेजोन जंगल है ना, अमेजोन जंगल की भी बात आएगी यहाँ पे, और अमेजोन में जो नदी है ना उसका भी नाम आएगा। अच्छा, यहाँ पे जो मैप दिया गया ना बच्चों, यहाँ पे मैप जो है ना, ये जैसे 0 डिग्री आपको अगर दिख रहा हो, यहाँ पे ये 0 डिग्री दिख रहा है, इससे ज़्यादा जूम होगा नहीं। 0 डिग्री है, 10 डिग्री ऊपर भी है, नीचे भी है, 20, 30 है ना। अभी आपको इस मैप के अनुसार मैं बताता हूँ कहाँ से इक्वेटर जाती है, कहाँ से कैप्रिकॉर्न और कैंसर जाते हैं। चलिए, बिफोर लर्निंग अबाउट द अमेजोन बेसिन लेट अस लुक एट द मैप। हमको मैप को देखना पड़ेगा बेसिन को समझने से पहले। नोटिस दैट द ट्रॉपिकल रीजन लाइक वेरी क्लोज टू द इक्वेटर। देखिए बच्चों, जो मैंने आपसे बताया था, ट्रॉपिकल रीजन हम उसको कहते हैं जो इक्वेटर के काफ़ी पास होता है, ठीक है, बिटवीन 10 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ में, यानी कि 10 डिग्री ऊपर भी होता है और नीचे भी होता है। सो इट इज़ रिफर्ड टू एज द इक्वेटर रीजनल। अच्छा ठीक है, देखिए आपको अगर कोई पूछता है व्हाट इज इक्वेटोरियल रीजन, मतलब इक्वेटर के आसपास का एरिया, रीजन, उसको वो कौन सा एरिया होता है, तो अपन कह सकते हैं ट्रॉपिकल रीजन। ठीक है, जो ट्रॉपिकल रीजन होता है उसको दूसरे शब्द में कहते हैं इक्वेटोरियल रीजन, ठीक है, जो कि 10 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ में होता है। आगे पढ़ते हैं। द रिवर अमेजोन फ्लोज थ्रू द रीजन। देखिए बच्चों, आपको मैप बताता हूँ, ये है 0 डिग्री, ठीक है, यहाँ से जाती है इक्वेटर लाइन, ठीक है, और इसके 10 डिग्री साउथ एंड 10 डिग्री नॉर्थ में क्या है, पूरा का पूरा कौन सा एरिया है, इधर पे लिखा था इक्वेटोरियल रीजन, ठीक है। यहाँ ट्रॉपिकल रीजन, अब समझ लीजिए, जैसा हमको कहा था ट्रॉपिकल रीजन क्या होता है बच्चों, ये एरिया जो है ना, ये पूरा का पूरा ट्रॉपिकल रीजन के अंतर्गत बसा हुआ है। आगे देखिए, फिर अपन अच्छे से मैप को समझते हैं। द अमेजोन फ्लो थ्रू दिस रीजन, और अमेजोन जो रिवर है ना बच्चों, अमेजोन रिवर यहीं से बहती है, ठीक है, इधर से अमेजोन रिवर बहती है। अच्छा, हम जो अमेजोन जंगल के बारे में पढ़ रहे हैं बच्चों, तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अमेजोन, मुझे लगता है कि दुनिया का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो कोई फॉरेस्ट है तो वो अमेजोन ही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अमेजोन यहाँ से बढ़ती है, बहती है। नोटिस हाउ इट फ्लोज फ्रॉम द माउंटेन टू द वेस्ट एंड रीचेस टू अटलांटिक ओशन। चलिए, यहाँ पे हल्का डायग्राम बना के आपको मैं समझाता हूँ कि कैसे किसकी बात चल रही है। देखिए, ये 0 डिग्री से यहाँ से होता है इक्वेटर, ठीक है बच्चों, ये क्या कहलाता है, ट्रॉपिकल रीजन। अब बच्चों यहाँ से जो है ना, यहाँ जो माउंटेन्स हैं, यहाँ पे आप समझ रहे होंगे, यहाँ पे माउंटेन से, यहाँ से क्या होता है, अमेजोन रिवर निकलती है, और अमेजोन रिवर यहाँ से निकल करके यहाँ वेस्ट की तरफ जाके ये अटलांटिक ओशन है, क्या है, अटलांटिक ओशन। तो अटलांटिक ओशन में जा करके ये रिवर मिल जाती है। अब आप समझ गए होंगे कि अमेजोन रिवर किधर से निकलती है, ये पहाड़ों से निकलती है और पूरा अमेजोन बेसिन को क्रॉस करते हुए एक जो कि बहुत ही विशाल बहुत ही बड़ी नदी है, ये अटलांटिक ओशन, जो ए ओ करके रिफर मैंने किया है, यहाँ पे जाकर के मिल जाती है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। द प्लेस वेयर अ रिवर फ्लोज इन अनदर बॉडी वाटर इज कॉल्ड रिवर्स माउथ। अच्छा बच्चों, जहाँ पे ये नदी ख़त्म होती है ना, फॉर एग्जांपल ये माउंटेन से निकल करके यहाँ से जा करके जो अटलांटिक ओशन में मिल जाती है ना, इसको हम कहते हैं रिवर्स माउथ, यानी कि जो नदी है, नदी का फेस, मुँह है ना, तो हम क्या कहते हैं, रिवर्स माउथ। तो ये एरिया है जहाँ पे आप रेड डॉट देख रहे हो, ये कहलाएगा अमेजोन बेसिन के केस में, ये कहलाएगा रिवर्स माउथ। आगे पढ़ते हैं। Numerous tributaries join the Amazon River to the form of Amazon Basin. The river basin drains portion of Brazil, parts of Peru, Bolivia, Ecuador,
कोलंबिया एंड अ स्मॉल पार्ट ऑफ वेनेजुला। बच्चों देखिए, आपको मैं समझाता हूँ। इसमें कह रहा है कुछ कुछ ट्रिब्यूटरीज होती हैं जो कि अमेज़न नदी को अमेज़न नदी में मिलती हैं और क्या कहलाती हैं, अमेज़न बेसिन। अच्छा, ट्रिब्यूटरीज क्या होता है, उसके लिए अपन को ये पीला बॉक्स पढ़ना पड़ेगा। आइए, ट्रिब्यूटरीज दिस आर स्मॉल रिवर्स दैट जॉइन द मेन रिवर। मतलब बच्चों, जो ट्रिब्यूटरीज होती है ना, वो छोटी 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 नदियाँ होती हैं जो कि बड़ी नदी को बताता हूँ सपोर्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल, ये बह रही है अमेज़न रिवर, ठीक है, अमेज़न रिवर। और जो ट्रिब्यूटरीज होती है ना बच्चों, ट्रिब्यूटरीज इसमें मिलती हैं, जैसे कि ये फॉर एग्जांपल, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी। तो बच्चों ए बी और सी जो है ना, ये ट्रिब्यूटरीज हो जाएंगी, मतलब इसकी सहायक नदी। मतलब अमेज़न रिवर तो मेन नदी हो गई, इसकी जो सहायक नदी होंगी ए बी और सी, ये ट्रिब्यूटरीज कहलाएंगी और जा करके अमेज़न रिवर में मिल जाएंगी। ठीक है, अमेज़न रिवर क्या कहलाएगी इस केस में, मेन रिवर कहलाएगी, और छोटी छोटी जो नदियां हैं वो कहलाएंगी ए बी सी, जो भी अपन ने बनाई थी। ठीक है, फ्रॉम द रिवर बेसिन द कैचमेंट एरिया द अमेज़न बेसिन इज द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन द वर्ल्ड। अब बच्चों, ये बहुत ही ज़रूरी बात आ गई यहाँ पे, इसको आप ज़रूर एक बार मार्क कर लीजिए। ये पूरा एरिया, द अमेज़न बेसिन इज़ द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन द वर्ल्ड। मतलब जो अमेज़न बेसिन है ना, वो दुनिया की सबसे बड़ी रिवर बेसिन कहलाती है। ठीक है, अच्छा बच्चों, आपके लिए यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आपको बोलता हूँ, नेम द कंट्रीज ऑफ द बेसिन थ्रू विच द इक्वेटर पासेस। अब बच्चों, आपको ये बताना है इक्वेटर कौन सी नदियों के कौन से बेसिन से पास करता है। तो आप ये देखिए, यहाँ पे एक लाइन खींचिए और आप ये कह सकते हैं कि ये किधर से जा रहा है, ये एक्यूडोर है, अमेज़न बेसिन है, कुछ पार्ट होगा अपना ब्राज़ील का, ये पूरा ब्राज़ील है। ठीक है, ऐसे कुछ पार्ट्स हैं जिसके ऊपर से क्या जाती है, इक्वेटर लाइन जाती है। ठीक है, अपन नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। देखिए, अब हम पढ़ेंगे क्लाइमेट। क्लाइमेट हम पढ़ रहे थे ना, वेदर वो कहलाता है जो डे टू डे, आवर टू आवर कंडीशन होती है। मतलब अभी जो मौसम है, आज से 1 घंटे बाद अगर फॉर एग्जांपल ठंड है अभी, और 1 घंटे बाद गर्मी पड़ने लगती है या बारिश होने लगती है, तो वो वेदर के अंतर्गत आता है। बट क्लाइमेट क्या होता है, जब काफ़ी समय तक एक एवरेज लिया जाता है, मान लीजिए 6 महीने या 1 साल का, किसी भी एक जगह का, कि यहाँ पे ज़्यादातर क्या पड़ा, ठंडी पड़ी, गर्मी पड़ी, तो उसको हम क्लाइमेट कहते हैं, जो बहुत ही सारे वेदर्स रिपोर्ट का एक एवरेज होता है। ठीक है, अब क्लाइमेट पढ़ते हैं। एज यू नो द अमेज़न बेसिन स्ट्रेचेस डायरेक्टली ऑन द इक्वेटर एंड इट कैरेक्टराइज्ड बाय हॉट एंड वेट क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर। बच्चों, यहाँ का जो क्लाइमेट होता है पूरे साल का ना, वो गर्म और गीला मतलब वेट होता है। इसको हम रेन फॉरेस्ट की तरह ही देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है। और बच्चों, आपको एक फैक्ट बताता हूँ, शायद आगे भी ऐसा अपन को पढ़ने में आएगा। जो यहाँ के फॉरेस्ट होते हैं, इसके पेड़ इतने मोटे और घने होते हैं कि जो सूर्य की लाइट होती है ना, वो इनकी ज़मीन में पड़ ही नहीं पाती। तो जब ज़मीन में सूर्य की लाइट पड़ नहीं पाएगी और वहाँ का काफ़ी पानी से गीला रहेगा, तो इसीलिए ये हर वक्त क्या होता है, वेट रहता है, और यहाँ पे काफ़ी उमस रहती है, जिसके कारण गर्मी होती है। आगे, बोथ डे एंड नाइट आर ऑलमोस्ट इक्वल हॉट एंड ह्यूमिड। देखिए, जैसे मैंने अभी उमस का नाम लिया ना, जैसे इसको अपन ह्यूमिड डे कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे रात और दिन देखा जाए ना, दोनों समय ही काफ़ी गर्मी और ह्यूमिडिटी होती है। ह्यूमिडिटी यानी कि उमस वाली गर्मी, आप समझ रहे होंगे। द स्किन फील स्टिकी, और आपको अपनी जो स्किन होगी ना, वो काफ़ी स्टिकी यानी कि चिपचिपी चिपचिपी समझ में आएगी, जैसे गर्मियों में होता है खासकर। इट रेन ऑलमोस्ट एवरी डे, और बच्चों चाहे साल का कोई भी समय हो या कोई भी मौसम हो, यहाँ पे रोज़ ही बारिश होती है। दैट टू विदाउट मच वार्निंग, और बच्चों बिना किसी वार्निंग के, यानी कि अगर आपको लग रहा है कि अचानक से अभी धूप है ना, अचानक से 1 घंटे बाद बारिश होनी चालू हो जाए, इसकी कोई भी वार्निंग नहीं मिलती कि पहले बादल गरजे फिर उसके बाद हो। द डे टेम्परेचर आर हाई विद द very high humidity. At night the temperature goes down but the humidity remains high. देखिए बच्चों, कह रहा है कि दिन में तो टेम्परेचर बहुत ही गर्म होता है और साथ में ह्यूमिड होता है, लेकिन रात के वक्त क्या होता है, टेम्परेचर तो ठीक नीचे थोड़ा सा जाता है, उतनी गर्मी तो नहीं होती, लेकिन ह्यूमिडिटी यानी कि उमस अभी भी उतनी ज़्यादा होती है। आगे बढ़ते हैं, रेन फॉरेस्ट यानी कि वर्षावन, जिसको अपन हिंदी में कहते हैं वर्षावन। ठीक है, एज इट रेन हैविली इन द रीजन थिक फॉरेस्ट ग्रो। बच्चों देखिए, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, वहाँ पे मोटे मोटे फॉरेस्ट यानी कि मोटे मोटे पेड़ के तने, जो मोटे पेड़ होते हैं, वो उगने चालू होते हैं। द फॉरेस्ट आर इन फैक्ट सो थिक दैट द डेंस
रूफ क्रिएटेड बाय द लीव्स ब्रांचेस डज नॉट अलाउ द सनलाइट टू रीच द ग्राउंड। जैसे मैंने आपको कहा था थोड़ी देर पहले, वही बात यहाँ पे लिखी है कि जो रेन फॉरेस्ट है वहाँ के जो पेड़ पौधे हैं इतने ज़्यादा मोटे हैं, इतने ज़्यादा मोटे पेड़ हैं, जब ऊपर से धूप आती है और इतने ज़्यादा घने हैं कि हो सकता है कहीं कहीं तो ऐसा होता है कि जहाँ पे बहुत बहुत किलोमीटर के एरिया, मील के एरिया हैं जहाँ पे ज़मीन में धूप ही नहीं जा पाती। मतलब ये जो पेड़ पौधे होते हैं, इनके तने होते हैं, इनकी पत्तियाँ होती हैं, ये धूप को अलाउ नहीं करते कि वो इनकी ज़मीन तक पहुँच पाए। इतना ज़्यादा डेंस और इतने ज़्यादा घने पेड़ हैं यहाँ पे अमेज़न में। The ground remain dark and damp. Only shade-tolerant vegetation may grow here. Orchids, bromeliads grow as the प्लांट पैरासाइट। देखिए बच्चों, इसमें यहाँ पे क्या लिखा है कि जो ज़मीन होती है ना वहाँ पे धूप भी नहीं पहुँच पाती, इतना डार्क होता है और इतना डंप होता है। अब देखिए यहाँ पे पानी भरा है, फॉर एग्जांपल बताता हूँ। देखिए यहाँ पे पानी भरा है, इसके ऊपर है पेड़ काफ़ी सारे, ठीक है। अब काफ़ी सारे पेड़ होने के कारण जब ऊपर से धूप की किरणें आती हैं तो धूप की किरणें इस ज़मीन में नहीं पहुंच पाती और यहाँ पे भरा है पहले से पानी, तो यहाँ पे सिर्फ ऐसे पेड़ उगते हैं बच्चों जो कि बहुत सारे पानी को झेल सकते हैं। और बहुत सारे पानी को झेलने वाले पेड़ यही हैं, ऑर्चिड्स हैं और बोरमिलैट्स हैं। अच्छा, ये पेड़ कैसे होते हैं? ये पेड़ बच्चों अपने लीफ के अंदर बहुत सारे पानी को स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। और इसका उपयोग कौन करते हैं? जानवर, यहाँ के पैरासाइट्स करते हैं। द रेन फॉरेस्ट इज रिच इन फौना। फौना बच्चों बर्ड्स होती हैं, बर्ड्स सच एज टॉकिन्स। बच्चों टॉकिन्स ये बर्ड्स होती हैं, ये ज़्यादातर कहाँ पाई जाती हैं बच्चों? अमेज़न में पाई जाती हैं और इंडिया में वेस्टर्न घाट्स में ज़्यादातर पाई जाती हैं। ये लंबे चोंच की एक बर्ड होती है, टोकन्स। आगे पढ़ते हैं। हमिंग बर्ड्स यहाँ पाई जाती है बच्चों। हमिंग बर्ड्स बहुत ही फेमस होती है उल्टा उड़ लेने के लिए, वो उल्टा भी उड़ सकती है, अगर उसका मुंह इस साइड है वो पीछे साइड को भी उड़ सकती है, वो कहलाएगी हमिंग बर्ड। मैस्क्यो विद देयर ब्रिलियंट कलर्ड। बस बच्चों मैक्यो जो एक चिड़िया होती है वो बहुत ही विभिन्न कलरों की बनी होती है। मतलब अगर उसका ऊपर फॉर एग्जांपल येलो है, फिर ब्लैक होगा, इस तरह के काफ़ी सारे कलर उसमें होते हैं और बहुत ही सुंदर दिखती है। ये सब नाम आप गूगल में सर्च कर सकते हैं, आपको बहुत ही बढ़िया तस्वीर देखने मिलेगी। टॉकन्स तो दिखाया, बाकी सारी इसकी मैक या की नहीं दिख रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द एनिमल लाइक मंकी, स्लॉथ एंड एंट ईटिंग टैपियर्स आर फाउंड। बच्चों देखिए, इस जंगल में मंकी पाए जाते हैं। मंकी मतलब बंदर, आप जानते हैं। इसके बाद एंट ईटिंग, बच्चों चींटियों को खाने वाले टैपिर्स पाए जाते हैं। एक टैपिर्स नाम के जानवर होते हैं, यहाँ पे फोटो भी दी हुई है। ये एक टैपिर है जो कि चींटियों को खा के जीवित रहता है, ये चींटियों को खाता है। एंट ईटिंग आर फाउंड हियर, यहाँ पे मिलते हैं। वेरियस स्पीसीज एंड रेप्टाइल्स ऑफ स्नेक, यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चों अपने को रेप्टाइल्स मतलब कीड़े मकोड़े देखने मिलते हैं हमको, और स्नेक्स यानी कि सांप देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पे हमको एनाकोंडा पाया जाता है और बो कॉन्सिकेटर जो होता है ये भी एक सांप की प्रजाति ही है। आर सम ऑफ द स्पीशीज बिसाइड द बेसिन इज द होम ऑफ थाउजेंड ऑफ स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट सेवरल। अब बच्चों देखिए, बेसिक मैं आपको समझा देता हूँ, पूरा पढ़ के मतलब नहीं है। यहाँ पे हमको पिराना फिश भी मिलती है। देखिए काफ़ी सारे जानवर होते हैं जो बच्चों चींटी खा के रहते हैं। काफ़ी सारे यहाँ पे टॉकन्स टाइप की बहुत ही सुंदर सुंदर पंछी भी पाए जाते हैं। यहाँ पे हमको सांपों की, रेप्टाइल्स की काफ़ी सारी प्रजाति देखने के लिए मिलती है, ठीक है। और यहाँ पे हमको ऐसी मछलियाँ भी देखने के लिए मिलती हैं जो मांस खा के जीवित रहती हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम है पिराना फिश। पिराना बहुत ही फेमस फिश है जो कि फ्लैश ईटिंग फिश होती है। देखिए यहाँ पे होगा फ्लैश इंक्लूडिंग फ्लैश ईटिंग पिराना फिश, ये जो कि मांस खा के जीवित रहती है और बहुत ही खतरनाक होती है। और बच्चों ये जो बेसिन है ना, अमेज़न बेसिन, अमेज़न नदी, ये इतनी ज़्यादा खूंखार है कि यहाँ हज़ारों तरह की स्पीसीज़ हैं और हो सकता है कुछ कुछ ऐसी स्पीसीज़ हैं जो इसका अपन ने नाम भी नहीं सुना हो। आप में से कई बच्चों ने टैपिर का नाम ही आज पहली बार सुना होगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमको काफ़ी सारे देखने के लिए मिलते हैं। आगे पीपल ऑफ द रेन फॉरेस्ट। बच्चों आपने कभी क्यों सोचा है कि जो रेन फॉरेस्ट होते हैं, जहाँ पे ढंग से धूप भी नहीं जा रही है, जहाँ पे हर रोज़ बारिश हो रही है, वहाँ पे लोग कैसे रहते हैं? चलिए देखते हैं। पीपल ग्रो मोस्ट ऑफ देयर फूड इन ए स्मॉल एरिया आफ्टर क्लियरिंग सम ट्री इन द फॉरेस्ट वाइल मैन हंट फिश अलॉन्ग द रिवर्स, वुमेन टेक केयर ऑफ द क्रॉप्स। बच्चों देखिए यहाँ पे क्या होता है कि लोग एक छोटे से एरिया में खेती करते हैं, ठीक है। छोटे से एरिया में खेती कैसे करेंगे? क्योंकि रेन फॉरेस्ट है तो बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है, तो वो लोग कुछ एक स्पेसिफिक एरिया को, फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक बहुत बड़ा एरिया है, ये रेन फॉरेस्ट है, अब यहाँ तो पानी भरा रहता है, तो उन लोग कुछ ना कुछ ऐसा कोशिश करते होंगे कि यहाँ पे
बीचों बीच या फिर कोई ऐसी जगह अपनी खेती के लिए बना लेते होंगे और इसको खोद करके या फिर यहाँ से मिट्टी हटा के इसको ढलान वाला बना देते होंगे ताकि यहाँ से पानी हट जाए और यहाँ पे वो लोग खेती करते होंगे। ठीक है। और बच्चों जो वहाँ पे मेंस होते हैं ना, आदमी होते हैं, वो क्या करते हैं, वो फ़िश पकड़ने जाते हैं और शिकार जो करते हैं फ़िश पकड़ने जाते हैं। और जो वुमेन्स होती हैं मतलब औरतें होती हैं, वो जो खेती करते हैं ना उसकी देखभाल करती हैं, क्रॉप्स की देखभाल करती हैं। दे मेनली ग्रो टॉपिका, पाइनएप्पल, स्वीट पोटैटो, ये सारे फसल आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप समझ जाओ कि ये सारी फसल उगाती हैं। एज हंटिंग एंड फिशिंग आर अनसर्टेन इज इट वुमेन हु कीप देयर फैमिलीज अलाइव बाय फीडिंग देम द वेजिटेबल दे ग्रो। बच्चों देखिए इसमें लिखा हुआ है कि हो सकता है कभी वो जो मेंस जाते हैं फिश पकड़ने के लिए, शिकार करने के लिए, वो तो बच्चों अनसर्टेन है, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि वो लोग गए हैं तो उनको ज़रूर ही ज़रूर फिश मिले। हो सकता है उनके पिंजड़े में कोई भी, उनके जाल में कोई भी मछली ना फंसे। तो वो वुमेन होती हैं जो अपने फैमिली को जीवित रखती हैं खाना खिला के और वेजिटेबल उगा के, जो लोग खेती करके उगाते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि उनको हर रोज़ मछली मिले। दे प्रैक्टिस स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। देखिए बच्चों आपको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर बताता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे फॉरेस्ट है, इसका मतलब इतने एरिया में उन्होंने खेती करना चाहा कि यहाँ पे हम खेती करेंगे। अब यहाँ पे बच्चों क्या होता है कि बहुत सारे पेड़ ऐसे होते हैं जो नीचे मिट्टी को ऐसा बना देते हैं जिससे वहाँ पे किसी भी प्रकार की फसल नहीं उग सकती। तो वो लोग क्या करते हैं, इन सारे पेड़ों को काट करके, ठीक है, इन सारे पेड़ों को काटते हैं और यहाँ पे आग लगा देते हैं। पूरा जो फॉरेस्ट है ना, यहाँ पे आग लगा देते हैं। आग लगाने के कारण क्या होता है बच्चों, जो राख होती है ना उसकी, जली हुई आग की, वो वहाँ पे बैठ जाती है और वो मिट्टी को काफ़ी न्यूट्रिशियस बना देती है और न्यूट्रिशन यानी कि उपजाऊ बना देती है। बच्चों आपने बहुत ही जगह नाम सुना होगा, दिल्ली में, पंजाब में पराली जलाई जाती है। ये वही पराली जैसा है कि जब एक बार वहाँ पर खेती हो जाती है ना, तो वो खेती होने के बाद पेड़ों को काट के वहाँ पर आग लगा दी जाती है, जिससे क्या होता है ज़मीन और भी फर्टिलाइज हो जाती है। तो ये कहलाता है बच्चों स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, यानी कि काटो और जलाओ, उसके बाद क्या करो, खेती करो। द स्टेपल फूड इज मेन ऑल्सो नोन एज कसावा दैट ग्रो अंडर द ग्राउंड। बच्चों यहाँ पे कसावा पाया जाता है जो कहाँ उगता है, ज़मीन के अंदर उगता है, जैसे हमारे यहाँ पटैटो उगता है, लाइक द पटैटो। दे ऑल्सो ईट क्वीन एंड एंड एग्स। बच्चों वो लोग जो क्वीन एंट होती है ना, मतलब चींटी होती है, उसको भी वो लोग खाते हैं उस एरिया में। ठीक है, और वो लोग एग्स भी खाते हैं। कैश क्रॉप्स लाइक कॉफ़ी, मेज, और बच्चों वो लोग कैश क्रॉप उगाते हैं। अगर आपसे कहा जाए ना कि क्रॉप्स किस तरह की उगाते हैं अमेजोन बेसिन के लोग, तो आप ये कह सकते हो वो लोग कैश क्रॉप उन क्रॉप्स को कहते हैं जो बेची जाती है ज़्यादातर। ठीक है, कॉफ़ी वो लोग ज़्यादा बनाएंगे नहीं, वो लोग बेचेंगे। मेज़ यानी कि मक्का, कोकोआ यानी कि चॉकलेट जो अपन खाते हैं वो कोकोआ से बनती है। ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं कैश क्रॉप कहलाती है और ये वहाँ के लोग उगाते हैं। द रेन फॉरेस्ट प्रोवाइड अ लॉट ऑफ वुड फॉर द हाउस सम फैमिलीज। बच्चों ये नॉर्मल बातें हैं, अपन कहते जाते हैं। जो रेन फॉरेस्ट होते हैं उसमें काफ़ी सारी लकड़ी पाई जाती है, जिससे काफ़ी तरह के हाउस बनाए जाते हैं। कुछ हाउस के शेप है जिसको हम क्या कहते हैं, मलोका बच्चों क्या होता है, एक समझ लीजिए गाँव में अगर आपने घर देखे होंगे ना, मलोका कुछ इस टाइप का दिखता है, बताता हूँ। ये ऐसा टाइप का दिखता है, ठीक है, और नीचे ऐसा घर होगा। ये मलोका इस टाइप का घर होता है। अगर आप चाहें तो इसका मलोका के ऊपर आप रिसर्च कर सकते हो गूगल में जाकर। बस मैंने आपको बेसिक आइडिया दे दिया कि ऐसा दिखता है, ट्राइंगल टाइप का मलोका। और ये सारा किससे बनता है बच्चों, लकड़ी से बनता है, इसीलिए लकड़ी का वो बताया गया। अच्छा, स्लैश एंड बर्न ये भी आपकी बुक में होगा बच्चों, ये आप पढ़ सकते हो। मैंने आपको मेन बात बता दी है कि क्या होता है बच्चों, कि जो फार्मर होते हैं ना, वो फार्मर पहले वहाँ के पेड़ काटते हैं, उनको जलाते हैं, जिसके कारण से न्यूट्रिशन सॉइल में मिलता है और वहाँ पे क्रॉप्स उग पाती हैं। फिर बच्चों काफ़ी समय तक वहाँ पे क्रॉप्स उगाने के बाद सॉइल जब अपने न्यूट्रिशन खो देती है, तब वो लोग क्या करते हैं बच्चों, उस जगह को छोड़ देते हैं, उस मिट्टी को कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए बताता हूँ, ये जगह है, 2 जगह हैं, ठीक है। इस जगह को नाम ए दे देते हैं, इस जगह को नाम बी दे देते हैं। कोई किसान गया, इस एरिया को पहले उसने क्लीन करा, इधर से पूरा पानी हटाया जो रेन वाटर का था, इधर के पेड़ काटे, पेड़ काटने के बाद इसमें आग लगा दी। आग लगाने के बाद जब इसकी क्रॉप्स उग गई ना बच्चों, तो उसका फ़ायदा उठाया, उसको या तो खाया या तो बेचा। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या करेगा, जब ये जानेंगे कि यहाँ पे उपजाऊ फर्टिलिटी जहाँ पे कम हो रही है, उपजाऊ ज़मीन कम हो रही है, तो वो लोग क्या करेंगे, इस लैंड को क्या करेंगे, छोड़ देंगे। इस लैंड को फॉर एग्जाम्पल 4 मंथ्स के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद वो लोग बी
बी वाले खेत में आएंगे, इधर से पानी हटाएंगे, इधर से पेड़ काटेंगे, इधर पे आग लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पे खेती करेंगे। ठीक है, जब यहाँ पे खेती करेंगे 4 महीने 5 महीने यहाँ पे खेती करेंगे, तब तक वहाँ भी एक ही जगह पे वापस से पेड़ उगने लग जाएंगे। ठीक है, तो जब यहाँ पे फिर इस जगह को छोड़ के वापस ए में जाएंगे, वापस पेड़ काटेंगे, वापस जलाएंगे, तो ऐसा बच्चों साइकिल चलता रहता है। और ये हमारे खेतों में भी होता है, गाँव में भी होता है। कभी आप अपने किसी पेरेंट्स से पूछिएगा कि क्या गाँव में ऐसा होता है क्या कि पापा कि मिट्टी जो होती है उसमें हमेशा 12 महीने हर वक्त खेती ही होती रहती हो? नहीं, ऐसा आंसर नहीं है, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी उसको छोड़ा भी जाता है ताकि वो वापस से फर्टिलाइज हो सके, रिस्टोर हो सके, ताकि वापस उसका यूज़ हो सके। आगे देखिए, द डेवलपमेंट एक्टिविटी आर लीडिंग ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी रेन फॉरेस्ट। अच्छा बच्चों, जो रेन फॉरेस्ट होता है ना, उसमें जो डेवलपमेंट हो रही है, लोग जो आगे खेती करने के लिए पेड़ों को काट रहे हैं ना, उस कारण से बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन आ रहा है। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हो, पहले रेन फॉरेस्ट कुछ ऐसा होता था कि हर जगह सिर्फ पेड़ ही पेड़ है, कुछ जगह खाली है, लेकिन लोगों ने उसको क्या करा, यहाँ से पूरे के पूरे पेड़ साफ कर दिए। फिर जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ जला के, फिर यहाँ कुछ महीने छोड़ के इधर, फिर इधर, फिर इधर, ऐसे करके पूरे उसको रेन फॉरेस्ट को अपने कब्जे में ले लिया। और आज बच्चों ऐसा है ना, वो लोग ढंग से खेती कर पा रहे हैं, लेकिन पूरा का पूरा उन्होंने खेत को रेन फॉरेस्ट जो पूरा जंगल था उसको आज खराब कर दिया है। इस कारण से क्या होता है बच्चों, आप समझिएगा। आप बोलेंगे कि इससे क्या घाटा है, खेती ही तो हो रही। नहीं बच्चों, यहाँ पे जो हज़ारों स्पीसीज, हज़ारों जानवर रहते थे ना, हज़ारों जानवरों का अपने घर छीन लिया। ठीक है, या तो उनकी मौत हो गई, और या तो सर्वाइव ना करने के कारण जो वो यहाँ वहाँ भटकने लगे। और इसी कारण से आजकल हम देखते हैं कि काफ़ी जानवर शहरों में एंटर कर जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। रेन फॉरेस्ट हैज़ बीन डिसअपियरिंग एनुअली। बच्चों देखिए, हर साल कुछ ना कुछ परसेंट, फॉर एग्जांपल आज यहाँ पे 100 पेड़ है ना, तो अगले साल 99 हो, 98 हो, 95 हो, फिर उसके अगले साल 90 हो जाए, 85 हो जाए। इस तरह करके बच्चों हर साल ना थोड़ी मात्रा में डिस्ट्रक्शन हो रहा है, अति दोहन हो रहा है, जिसको हम कहते हैं अति दोहन। मतलब मदर नेचर से कुछ ज़्यादा ही ले लेने की प्रकृति को हम कहते हैं अति दोहन। यानी कि अगर मदर नेचर तो देने के लिए ही है, अगर आप थोड़ा बहुत लेते हो तो वो ओके है, मदर नेचर उतना देंगी भी आपको। बट अगर आप ज़्यादा ही लेकर के उसको बर्बाद करने पे लग जाओगे तो वो ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। आगे बढ़ते हैं। द टॉप सॉइल इज वॉश्ड अवे एज द रेन फॉल्स और द लस्ट फॉरेस्ट टर्न टू बैरन लैंडस्केप। बच्चों देखिए, यहाँ पे जो मिट्टी हुआ करती थी ना, जब पानी बहुत ज़्यादा गिरने लगा, और बच्चों यहाँ पे पेड़ होते थे, पेड़ पौधे जो कि होल्ड करके रखते थे मिट्टी को अपने रूट से, वो सारे हट गए। और जब यहाँ पे पानी बहने लगा तो ये लैंडस्केप बन गया। बच्चों देखिए, पहले कम गहरा है, फिर ऊपर ऊंचा हो गया, नीचे थोड़ा सा खाली हो गया, फिर यहाँ पे देखेंगे तो एक बहुत ही बड़ा फ़र्क आ गया है, एक सीढ़ी की तरह बन गया है कि ये ऊंचा है, ये नीचा है ना। तो फ़र्क पड़ा ना, क्योंकि यहाँ की मिट्टी क्या हो गई, बहती गई। आगे बढ़ते हैं। लाइफ इन द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। बच्चों गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन जो कि इंडिया में लोकेटेड है, उसके बारे में पढ़ेंगे। द ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा रिवर एंड ब्रह्मपुत्र टुगेदर फॉर्म अ गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। बच्चों देखिए, जो ट्रिब्यूटरीज हैं गंगा की, आप गूगल में बहुत अच्छे से सर्च करिएगा जाके के कि व्हाट इज़ द ट्रिब्यूटरीज रिवर्स ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। मतलब एक मेन रिवर तो हो गई गंगा, गंगा में कई सारी रिवर बहते आके मिलती हैं, जैसे कि उसमें से एक नदी है सरस्वती। ठीक है ना, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो सरस्वती है, नर्मदा भी मिलती है जा करके, मुझे उतना अच्छे से रिकॉल नहीं हो रहा, आप एक बार सर्च कर सकते हैं। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र की बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज होती हैं, यानी कि सहायक नदियाँ होती हैं छोटी छोटी, जो कि जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल देके बताया था, वो सबको मिला के एक गंगा ब्रह्मपुत्र का बेसिन बनता है। ठीक है, ये ब्रह्मपुत्र रिवर है। ब्रह्मपुत्र बहुत ही बड़ी नदी है। इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, मतलब इंडिया में द बेसिन लाइज इन द सब ट्रॉपिकल रीजन। अच्छा देखिए बच्चों, जैसा कि अभी हमने पढ़ के आया कि जो वो अमेज़न बेसिन है ना, अमेज़न बेसिन कहाँ थी, ट्रॉपिकल रीजन में थी, लेकिन जो अब हमारी गंगा एंड ब्रह्मपुत्र है ना, वो सब ट्रॉपिकल रीजन में है। यानी कि दिस इज सिचुएटेड बिटवीन 10 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री नॉर्थ। देखिए समझिएगा, अर्थ थी, बीच में क्या होता है, इक्वेटर होता है। तो यहाँ पे मान लीजिए ऊपर थोड़ा सा नीचे, यानी कि 10 डिग्री जो नॉर्थ होगा और 10 डिग्री साउथ होगा ना बच्चों, तो वो वहाँ पे क्या कहलाएगा, ट्रॉपिकल रीजन कहलाएगा। लेकिन जो उससे नीचे हो जाता है 10 डिग्री नॉर्थ से और 10 डिग्री साउथ से, जो ऊपर का एरिया होता है 30 डिग्री तक, वो क्या कहलाता है बच्चों, वो कहलाता है सब ट्रॉपिकल रीजन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर गंगा लाइक
घाघरा, द सन ऑफ चंबल। देखिए बच्चों, चंबल यानी कि मध्य प्रदेश से एक नदी निकलती है घाघरा, वो भी किसकी ट्रिब्यूटरी होती है? गंगा की ट्रिब्यूटरी होती है, यानी कि उसमें मिलती है। द कोशी ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र ड्रेन इट, ठीक है। एक ठो कोशी नाम की नदी ब्रह्मपुत्र में आके बह के मिलती है, वो भी उसकी ट्रिब्यूटरी है। लुक एट द एटलस एट द फाइंड रिवर सम ट्रिब्यूटरीज और ऑफ द रिवर ब्रह्मपुत्र। बच्चों देखिए, कह रहा है कि आप इस मैप को देख करके बताइए कि ब्रह्मपुत्र में कौन कौन सी नदियाँ आकर के मिलती हैं, ठीक है, ट्रिब्यूटरीज, उसके साथ सहायक नदियाँ, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, इसमें कुछ ऐसा कुछ खास नहीं है। द प्लेन ऑफ द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र माउंटेन्स फुट हिल्स ऑफ द Himalayas and the Sutherland Delta are the main features of the basin. बच्चों जो हिमालय है ना, हिमालय मतलब पर्वत है, और सदरलैंड सुंदरबंस, बच्चों सुंदरबन अपने यहाँ बहुत ही फेमस है। एक सुंदरबन मतलब एक फॉरेस्ट एरिया है जिसको संरक्षण भी काफ़ी दिया जा रहा है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। सुंदरबन डेल्टा जो है और हिमालय है, ये जो है ना इस बेसिन की खासियत है, फीचर्स है। Bow Lakes dot द प्लेन एरिया, द एरिया इज डोमिनेटेड बाय मानसून क्लाइमेट। और बच्चों ये जो एरिया है ना, ये मानसून क्लाइमेट द्वारा डोमिनेटेड है, यानी कि यहाँ ज़्यादातर बारिश का मौसम ही रहता है। द मानसून ब्रिंग रेन फ्रॉम मिड जून टू मिड सितंबर। और यहाँ पे बच्चों आधे जून से लेकर के आधे सितंबर तक, फॉर एग्जांपल 10 से 15 जून से यहाँ पे मानसून स्टार्ट होता है, और यही 10 से 15 सितंबर तक चलता है। करीब जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, करीब 4 महीने तक यहाँ पे मानसून चलता है, और बहुत ही अच्छा तगड़ा मानसून चलता है, ज़्यादा बारिश होती है। द समर्स और हॉट एंड विंटर आर कूल। और यहाँ पे बच्चों गर्मी में हमको बहुत गर्मी देखने के लिए मिलती है, और ठंडी में बहुत ठंडी। मतलब यहाँ का एक वेल बैलेंस्ड नेचर है, जैसा नेचर होना चाहिए हर जगह पे, जहाँ पे मानसून में अच्छी तगड़ी बारिश भी हो, गर्मी में अच्छी गर्मी पड़े, और ठंड में अच्छी ठंड भी पड़े। ऐसा एरिया है कहाँ का, जो ये बेसिन है। चलिए, दस लुक एट द मैप ऑफ इंडिया, फाइंड द अदर स्टेट इन विच गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन लाइज। और बच्चों क्या रहा है, ये मैप आप देख करके हमको बताइए कि गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन कौन कौन से स्टेट्स, कौन कौन से सिटी से होकर गुजरती है। तो आप बहुत ही बेसिक से बता सकते हैं, ठीक है। द बेसिन आर हैज़ वेरिड टोपोग्राफी, द एनवायरनमेंट प्ले अ डोमेंट रोल इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। और जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन के बारे में हमको, मतलब ये पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, यहाँ काफ़ी अच्छे से होता है। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है जो जनसंख्या का बंटवारा होता है, एक जगह पे इतने लोग रहें, ऐसा रहें, वो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कहता है। द माउंटेन एरिया आर स्टीप स्लोप्स हैव इनहॉस्पिटेबल ट्रेन। मतलब यहाँ पे बच्चों रहने लायक उतना ज़्यादा नहीं रहता। देयरफॉर लेस नंबर ऑफ पीपल लिव इन द माउंटेन एरिया। और इसी वजह से बच्चों यहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं रहते हैं इस माउंटेन एरिया में। ऑफ द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, जो ब्रह्मपुत्र गंगापुत्र का बेसिन है, तो यहाँ पे जो माउंटेन, यहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं रहते हैं, क्योंकि यहाँ की स्थिति ऐसी नहीं है कि ज़्यादातर लोग रह सकें, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बच्चों फसल उगाने के लिए भी क्या है, लैंड है, क्रॉप्स उगाने के लिए। द सॉइल इज़ फर्टाइल एग्रीकल्चर। मतलब यहाँ पे बच्चों काफ़ी, जो यहाँ की सॉइल है ना, वो काफ़ी फर्टाइल है। हम जल्दी थोड़ा रीडिंग करते चलते हैं। यहाँ की मतलब सॉइल है यहाँ पे, वो काफ़ी उपजाऊ है, क्रॉप्स उगती हैं। द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द प्लेन्स आर वेरी हाई। अच्छा बच्चों देखिए, आप माउंटेन और प्लेन समझेंगे। अभी आप बोलेंगे कि यहाँ पे अभी एक शब्द आया था कि यहाँ पे ह्यूमन हॉस्पिटेबल नहीं रहता है, यहाँ पे लोग नहीं रहते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि पॉपुलेशन डेंसिटी कैसे ज़्यादा रहती है। देखिए बच्चों, फॉर एग्जांपल ये प्लेन एरिया है, प्लेन एरिया जहाँ पे हम सब रहते हैं, और ये एक माउंटेन एरिया है। जो बच्चों माउंटेन का एरिया है ना, यहाँ पे ज़्यादातर लोग नहीं रह सकते हैं। लेकिन जो यहाँ पे प्लेन एरिया आता है ना, प्लेन एरिया में काफ़ी सारी पॉपुलेशन डेंसिटी रहती है। पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब कैसा होता है बच्चों, हर एक स्क्वायर किलोमीटर के अंदर कितने ज़्यादा लोग रहते हैं, उसको हम कहते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। फॉर एग्जांपल कि अगर 1 स्क्वायर मीटर है, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्क्वायर मीटर है, फॉर एग्जांपल 1 स्क्वायर मीटर। यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर 100 लोग रहते हैं, तो ये क्या हुआ, हाई हुआ। लेकिन वही अगर मेरे घर के पास की बात करें, आपके घर के पास बात करें, और वहाँ 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर 10 लोग रह रहे होंगे, तो आपका क्या होगा, लो पॉपुलेशन डेंसिटी। डेंसिटी इसको कहते हैं, एक एरिया में कितने लोग रहते हैं ना, वो। अच्छा, आपको ये कैसे जानने के लिए मिलेगा, इसको पढ़ करके। पॉपुलेशन डेंसिटी इट मीन्स द नंबर ऑफ पीपल दैट लिव इन अ 1 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ द एरिया। द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ उत्तराखंड इज 189, while the density of West Bengal is 1000.
1029। अब देखिए कह रहा है उत्तराखंड का जो 1 स्क्वायर किलोमीटर है ना, वहाँ पे 189 लोग यानी कि 189 लोग रहते हैं। लेकिन यही एक स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो कि बंगाल में है, कोलकाता में है, वहाँ पे 1029 लोग रहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी 10 और 100 का एग्जांपल दे करके, वैसा ही है। जगह तो उतनी बड़ी है लेकिन यहाँ पे इतने कम लोग रहते हैं, यहाँ पे इतने ज़्यादा लोग रहते हैं। इसको हम कहते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। तो कह रहा है कि जो ब्रह्मपुत्र गंगापुत्र के बेसिन होता है, जो प्लेन एरिया होता है, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, पॉपुलेशन डेंसिटी रहती है। ठीक है। वीट मेज़ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं। बनाना प्लांटेशन होता है, केले का पेड़ काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लगते हैं। वेस्ट बंगाल असम में काफ़ी ज़्यादा टी पाई जाती हैं। सिल्क प्रोड्यूस होता है। एवोल्यूशन ऑफ सिल्क वॉर्म, बिहार। बच्चों ये हमको ये बता रहा है कौन सा राज्य कौन से तरह के उसके खेती के लिए जाना जाता है। द वेजिटेशन कवर एरिया वेरीज अकॉर्डिंग टू द टाइप लैंडफॉर्म द गंगा ब्रह्मपुत्र। मतलब ये उतना ज़्यादा एग्जाम की दृष्टि से नॉट सो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसकी आप एक बार रीडिंग ज़रूर कर लेना। मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ बिकॉज वीडियो ज़्यादा लंबा होगा एंड आप बच्चे इंटरेस्ट लूज़ करने लग जाओगे। देखिए एक लास्ट हमारे पास स्लाइड है, इसको पढ़ते हैं, चैप्टर खत्म हो जाएगा। मैनग्रोव फॉरेस्ट इन पार्ट्स ऑफ उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ मैनग्रोव फॉरेस्ट की बात कर रहा है जो उत्तराखंड सिक्किम के एरिया में है, अरुणाचल प्रदेश के एरिया में है। यहाँ पे क्या ज़्यादातर पेड़ काय के पाए जाते हैं, पाइन के पाए जाते हैं, डिओडर के पाए जाते हैं। इन सब के पेड़ हमको देखने को मिलता है। यहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है, ठंडा होता है। ठीक है। देयर आर वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ बेसिन एलिफेंट। बच्चों ये जो बेसिन है ना, यहाँ पे हमको काफ़ी सारी वाइल्ड लाइफ देखने के लिए मिलती है, जैसा कि एलिफेंट, टाइगर, डियर, मंकी, ये सारी चीज़ यहाँ पे कॉमन है। अब इनका हिंदी ट्रांसलेट करना उतना ज़रूरी नहीं है, आप समझते हो। ठीक है। ब्रह्मपुत्र प्लेन इन द डेल्टा एरिया, बंगाल टाइगर आर क्रोकोडाइल फाउंड इन एक्वेटिक लाइफ अबॉन्ड्स द फ्रेश रिवर वाटर। द लेक्स आर द बे ऑफ बंगाल सी। देखिए बच्चों यहाँ पे इसी एरिया में हमको लेक्स काफ़ी सारी देखने के लिए मिलती है। बे ऑफ बंगाल सी है ना, बे ऑफ बंगाल, आप बंगाल की खाड़ी जिसको हम कहते हैं, वो देखने के लिए बंगाल टाइगर, क्रोकोडाइल, एक्वेटिक एनिमल यानी कि पानी में रहने वाले जीव भी देखने के लिए मिलते हैं। और बच्चों यहाँ पे क्या सबसे ज़्यादा फेमस है, फिश एंड राइस इज द स्टेपल डाइट ऑफ पीपल लिविंग इन द एरिया। बच्चों देखिए यहाँ पे अधिक बारिश होने के कारण चावल की खेती बहुत ज़्यादा होती है और अधिक पानी होने के कारण मछलियाँ भी बहुत ज़्यादा होती हैं। तो इसीलिए आपने कई बार सुना होगा जो बंगाल का एरिया है वहाँ पे मच्छी चावल लोग खाते हैं, यानी कि फ़िश एंड राइस सबसे ज़्यादा खाया जाता है, बिकॉज यही सबसे ज़्यादा उधर पे होता है तो लोग यही पे खाते हैं। अच्छा, ये भी नॉट सो इम्पॉर्टेंट, ये हमको बता रहा है कि लिवलीहुड का सोर्स क्या होता है। ये केस स्टडी है बच्चों। ठीक है। ये केस स्टडी ये आपको थोड़ा सा समझने में मदद करेगा, बट बिकॉज ऑफ द वीडियो लेंथ वी कैन नॉट रीड इट राइट नाउ। ठीक है। ये लास्ट है, इसको पढ़ के चैप्टर समाप्त करते हैं। ये भी वही केस स्टडी का पार्ट है, ये जो है बॉक्स, यहाँ से पढ़ते हैं। द गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन हैज़ सेवरल बिग टाउन्स एंड सिटी। और जो गंगा ब्रह्मपुत्र के जो बच्चों प्लेन्स है ना, यहाँ पे काफ़ी सारे हमको बड़े बड़े शहर और सिटीज़, मतलब टाउन्स एंड सिटी, नगर, शहर देखने के लिए मिलते हैं। द सिटीज़ ऑफ इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना, कोलकाता। बच्चों ये जो कुछ बड़ी सिटी हैं जो कि कुछ उत्तर प्रदेश में आती हैं, कुछ बिहार में आती है, और ये कोलकाता जो वेस्ट बंगाल में आती है, ये किसके बेसिन में आती है बच्चों, ब्रह्मपुत्र एंड गंगा बेसिन में। अब आप समझ सकते हो ब्रह्मपुत्र कितनी एक बड़ी बेसिन है, कितनी लोगों के लिवलीहुड के लिए जिम्मेदार है। मतलब इलाहाबाद से लेकर के कोलकाता तक, यूपी से लेकर के वेस्ट बंगाल तक इसका चर्चा है, इसका काम है। मोर देन 10 लाख आर लोकेटेड अमंग द रिवर। देखिए बच्चों, कम से कम ये जो ब्रह्मपुत्र और इसका बेसिन है ना, यहाँ पे कम से कम 10 लाख लोग लोकेटेड है, रहते हैं। गंगा वेस्ट वाटर फ्रॉम दीज टाउन्स आर इंडस्ट्रीज एंड डिस्चार्ज इनटू वाटर। बच्चों जो यहाँ से जो ख़राब पानी आता है ना, जो यूज़ किया हुआ रोज़ का पानी आता है, ये भी, और इंडस्ट्री का जो काफ़ी सारा कचरा होता है, केमिकल होता है, वो भी इन्हीं नदियों में फेंक दिया जाता है। दिस लीड्स टू द पॉल्यूशन ऑफ द रिवर। अच्छा, आपने कभी सुना है क्या कि गंगा इज़ द मोस्ट पोल्यूटेड रिवर इन दिस कंट्री। मतलब हमारे देश में गंगा सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड, सबसे ज़्यादा जिसका अति दोहन हुआ है, गलत हुआ है उसके साथ, वो गंगा रिवर है। क्यों? क्योंकि बच्चों यहाँ पे जो घर का पानी होता है ना, जो गटर में जाना चाहिए वो भी पानी में जाता है, जिसमें लोग नहाते धोते भी हैं। और जो इंडस्ट्रीज़ होती है, जो कारखाने होते हैं, वो भी उनका अपना केमिकल कहाँ पे फेंकते हैं, जाके रिवर में फेंक देते हैं। इस कारण से क्या होता है बच्चों, वहाँ की मछलियाँ भी मरती हैं, वहाँ का सारा चीज़ ख़राब होता है। ऑल फेस फॉल बेसिन द प्लेन एरिया रोडवेज
इफेक्टिव मीन्स बच्चों देखिए यहाँ पे हमको बता रहा है ब्रह्मपुत्र गंगापुत्र में क्या होता है, बेसिन्स प्लेन एरिया भी हैं जहाँ पे रोडवेज हैं, रेलवे हैं, ट्रांसपोर्ट पीपल फ्रॉम द प्लेस टू अनदर। द वाटरवेज इज इफेक्टिव मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट पर्टिकुलरली अलॉन्ग द रिवर्स। कोलकाता इज एन इंपॉर्टेंट पोर्ट ऑफ रिवर। बच्चों देखिए ये हुगली नदी के बारे में बता रहा है। हुगली नदी जो कि जुड़ी रहती है और इसमें काफ़ी सारा जो पानी में होता है ना कि एक जगह से दो जगह लेके जाते हैं बंदरगाह, वो भी यहाँ पे काफ़ी सारे लोकेटेड हैं। और यहाँ पे काफ़ी बड़े भी क्या हैं, प्लेन एरिया में एयरपोर्ट्स भी हैं। टूरिज्म इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी ऑफ द बेसिन। बच्चों जो बेसिन होती है ना, यहाँ पे इसको देखने के लिए काफ़ी सारे सैलानी आते हैं जिनको अपन इंग्लिश में कहते हैं टूरिस्ट। ठीक है, ताजमहल ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर यमुना इन आगरा। और बच्चों इसी तरह इसी बेसिन में जो रिवर होती है यमुना रिवर है, यमुना नदी है जो कि गंगा की एक ट्रिब्यूटरी भी है, उसके हमको तट पर उसके बैंक पर क्या देखने को मिलता है, ताजमहल। इसी वजह से और साल में कितने लाख सैलानी बाहर से टूरिस्ट हमारे ताजमहल को देखने आते हैं। इलाहाबाद ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर गंगा। और इलाहाबाद किस नदी के किनारे है, गंगा के किनारे है। यमुना बुद्धिस्ट स्तूपास इन उत्तर प्रदेश एंड बिहार लखनऊ विथ इस इमाम बाड़ा। अच्छा देखिए बुद्धिस्ट जो है, बुद्धिस्ट के स्तूप है उत्तर प्रदेश में, बिहार लखनऊ में, और इमाम बाड़ा मुस्लिम्स में होता है, असम और काजीरंगा में हमको देखने मिलता है। एंड मानस विथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड अरुणाचल प्रदेश विथ अ डिस्टिंक्ट ट्राइबल कल्चर एंड सम ऑफ द प्लेसेस विद द वर्थ ऑफ विजिट। बच्चों देखिए ये कुछ हमको जगह के नाम बताया है और कह रहा है ये वर्थ ऑफ विजिट है, इसको एक बार देखना चाहिए हमको। बेसिक है, कुछ ज़्यादा उतना समझने वाला चीज़ नहीं है। देखिए कुछ क्वेश्चन आंसर है, इसको आप ज़रूर करिएगा, इससे आपको क्या होगा, एक आइडिया लगेगा। ठीक है, अगर वीडियो थोड़ा सा लंबा हो उसके लिए सॉरी, बिकॉज काफ़ी बड़ा चैप्टर था हमारे लिए। ठीक है, आप इसको एक बार सॉल्व करने की कोशिश करिएगा जो मैंने पढ़ाया है। मैं आपको एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग देने की कोशिश करता हूँ कि आप उसके बाद किताबी भाषा से अलग होकर के थोड़ा सा चैप्टर समझें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ठीक है, हम इस तरह करके काफ़ी NCERT सीरीज चलाएंगे, जियोग्राफी के बाद और भी सब्जेक्ट्स आएंगे, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि एक ही वीडियो के अंदर आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। थैंक यू सो मच।